this one we are basically discussing the question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 में दो चीजें कंसिडर की जाएगी. क्वेश्चन नंबर 7 में एग्जैक्टली दो चीजों के बारे में डिस्कस किया जाएगा. दैट इज नंबर वन, अगर हमारा प्रोविजनल असेसमेंट, मतलब हमारा, हम बोल सकते हैं कि हमारा फाइनल असेसमेंट जब ज्यादा होता है, अगर हमारा फाइनल असेसमेंट ज़्यादा है जितना हमने प्रोविजनली चीज़ों को पे किया है, जितना हमने प्रोविजनली असेस करके जो पेमेंट किया था, तो उस पर्टिकुलर केस में हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. ये तो हमें पता ही है. इंटरेस्ट पे करना पड़ता है एट द रेट 18% से पेमेंट करना पड़ता है. कब से लेके कब तक करना पड़ता है? तो हमें करना पड़ता है फ्रॉम द ड्यू डेट, मतलब जहाँ से टैक्स पे करना था, टिल द एक्चुअल पेमेंट ऑफ टैक्स. तो फ्रॉम द ड्यू डेट से यानी कि मतलब 1 डे आफ्टर फ्रॉम द ड्यू डेट टिल एक्चुअल पेमेंट ऑफ टैक्स तक हमें पे करना पड़ता है. तो फ्रॉम द ड्यू डेट यानी कि फ्रॉम द ड्यू डेट के नेक्स्ट डे से, फ्रॉम द ड्यू डेट के आई में से नेक्स्ट डे से टिल एक्चुअल पेमेंट ऑफ टैक्स हमें पेमेंट करना पड़ता है. तो ये तो हो गया अगर हमारा फाइनल असेसमेंट ज्यादा है देन प्रोविजनल असेसमेंट. बट अगर हमारा प्रोविजनल असेसमेंट इन केस हमारा प्रोविजनल असेसमेंट ज्यादा हो जाता है देन हमारे फाइनल असेसमेंट से, तो उस केस में हमें रिफंड मिलता है एट द रेट ऑफ 6% से. रिफंड हमें कम रेट से मिलता है एट द रेट ऑफ 6% से. इसकी डेट क्या है, टाइमलाइन क्या है? फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 60 days of receipt order till date of refund तक. तो from the expiry of 60 days from the expiry of 60 days of receipt order till the date of refund. तो इस बेसिस पे हम क्वेश्चन नंबर 7 को एंटायरली सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी ऑफ फर्दर डिले. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 7 बेसिकली टॉक्स अबाउट कलभूषण एंड सन एंटर हुए हैं एक कॉन्ट्रैक्ट में to supply the consignment of certain taxable goods. However, since it is unable to determine the value of goods to be supplied by it applies for payment of tax on which goods on a provisional basis along with the required document in support of its request. On 12 January को the Assistant Commissioner of Central Tax issue an order allowing the payment of tax on, उन्होंने allow कर दिया है provisional basis पे, बिकॉज हम डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहे थे. जब हम ये लाइन बोलते डिटरमाइन नहीं कर पा रहे थे वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और द पेमेंट ऑफ टैक्स, तो यहाँ पे बेसिकली क्या लग जाता है, हमारा प्रोविजनल असेसमेंट लग जाता है एज पर सेक्शन नंबर 16. इंडिकेटिंग द वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ विच असेसमेंट, तो यहाँ तक एज सच कोई रेलेवेंट डेटा नहीं है कैलकुलेशन के पार्ट. एंड द अमाउंट फॉर विच द बॉन्ड इज एग्जीक्यूटेड, ये बस प्रोविजनल असेसमेंट में जो बातें हैं वो बता रखी है, एग्जीक्यूटेड एंड सिक्योरिटीज टू बी फर्निश्ड. Kalbhushan and Son complies with the same and supply the goods on 25 January, thereafter paying the tax on a provisional basis in respect of said consignment. उन्होंने thereafter paying the tax, उन्होंने provisional basis पे उन्हें pay करना था of the said consignment on 19. comply करे with the same and supply the goods 25 जनवरी को कर रहे हैं, thereafter paying the tax on provisional basis in respect of said consignment. ये वाला डेटा हमारे लिए relevant बन जाता है हमारे कैलकुलेशन के लिए. Consequent to the final assessment order passed by the Assistant Commissioner of Central Tax on 21 March, a tax of 1,80,000 becomes due on consignment. कल
भूषण एंड सन पेज द टैक्स ऑन ड्यू ऑन, और वो एक्चुअली में कब पे करते हैं, वो एक्चुअली में पे करते हैं 9 अप्रैल को। तो जो ड्यू डेट बन जाती है वो मतलब कि ड्यू डेट तो नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा, यानी कि 20 फरवरी से, क्योंकि हमारा जो है टैक्स Cultivation Sun complies with the same supply the goods thereafter paying the tax on provision in respect consequent to the final assessment order passed by the this 21st मार्च को टैक्स इतना बिकम ड्यू ऑन कंसाइनमेंट, यानी कि इतने का टैक्स हमें और पे करना है, यानी कि हमारा जो है प्रोविजनल असेसमेंट, यानी कि हमारा इट मीन्स हमारा फाइनल असेसमेंट, इसका मतलब ये है कि हमारा कि हमारा यहाँ लिख लेती हूँ, हमारा फाइनल असेसमेंट ज्यादा है देन हमारे प्रोविजनल असेसमेंट से। करेक्ट। अब हमें यहाँ पे ये बात फॉलो की जाती है कि कब से, तो फ्रॉम द ड्यू डेट से, फ्रॉम द ड्यू डेट ओरिजिनली जहां से हमें पे करना था टिल एक्चुअल पेमेंट डेट तक। तो जैसे कि हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है ड्यू डेट कब की आ रही है, दिस इज द ड्यू डेट, इसके नेक्स्ट डे से, इसके नेक्स्ट डे से अगर हम कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट डे से, यानी कि 25 से लेके एक्चुअल पेमेंट कब हुआ 9 अप्रैल तक, कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं, तो यहाँ पे होते हैं अराउंड, यानी कि 28 माइनस 19, 9 days of Feb, then 31st day of March, and then 25 से तो स्टार्ट होगा, यानी कि 28 माइनस 20, 8 days of Feb, then 31st day of March, 9 days of April, in totality it will be 48 days। तो हमारा इंटरेस्ट अकॉर्डिंगली 1,80,000 1,80,000 multiplied by 18% multiplied by 48 divided by 365, तो ये हो जाता है हमारा, इट विल बी 4260, इतना हो जाता है हमारा द सेम। उसके बाद हमें एक लाइन क्वेश्चन में और दी जाती है, assuming all other facts remaining the same, if consequent to the final assessment order pass, जो कि ऑर्डर पास हुआ था, और टैक्स ऑफ 420 बिकम रिफंडेबल। अब हमें बोल रहा है कि रिफंड हो रहा है, पहले तो ये बोल रहा था कि पेमेंट करना पड़ेगा एडिशनल टैक्स का, अब बोला जा रहा है रिफंड करना पड़ता है, which is to be applied since on 9 April and tax was refunded on 5th June को रिफंड का पेमेंट हमारे पास आ रहा है, और हमने अप्लाई कब किया, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर become refundable, refund of which is applied by Kalyan Bhushan on 9 अप्रैल, और वो कब आ रहा है 9 अप्रैल को। तो अगर हमारा ये केस बन जाता है कि फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर एक्सपायरी ऑफ 60 days से अगर पहले अगर रिफंड आ जाता है, रिफंड आ जाता है, तो हम बोलते हैं नो टैक्स, मतलब हमें मिलेगा नहीं।
यानी कि क्योंकि अगर हम 60 डेज यानी कि 9 अप्रैल से 60 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट एक्सपायरी ऑफ 60 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर 9 अप्रैल को जैसे कि यहाँ से एक्सपायरी अगर हम गिने तो 31 में से हम 30 अप्रैल में से 9 डेज तो पहले हम हटा देते हैं, तो 21 डेज ये हो गए अप्रैल के, देन मई के, एंड देन जून 5 को तो आ गया, तो 60 डेज तो एक्सपायर नहीं हुआ, रिफंड मिल गया, तो हमें रिफंड का पेमेंट होगा नहीं क्योंकि वो विद इन टाइम हमें मिल जाता है। However, since in the given case refund has been made on 5th June within 60 days from the date of receipt of application of refund, हमें receipt within 60 days और हम बोल सकते हैं expiry of 60 days from the date of receipt of application of refund, interest is not payable because refund is within time। तो यहाँ से हमारा आ रहा था 4260 राउंडेड ऑफ करके ऐसा। तो सेक्शन 64 of the CGST Act stipulate that where the tax liability एज पर द फाइनल असेसमेंट, अगर टैक्स लाइबिलिटी फाइनल असेसमेंट से ज्यादा होती है, अगर वो हायर होती है देन द प्रोविजनल असेसमेंट, टैक्स बिकम ड्यू टू कंसिक्वेंट, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल लाइबल टू पे इंटरेस्ट और टैक्स पेबल सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट पेड ऑन द ड्यू डेट, रेट इज स्पेसिफाइड, इट विल बी 18% पर एनम फ्रॉम द फर्स्ट डे, कहाँ से, फ्रॉम द फर्स्ट डे आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, फ्रॉम द फर्स्ट डेट आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स till the actual payment of tax, whether such amount is paid before or after the issuance of, from the first date after the due date of payment of tax, from the first till the date of actual payment कब हुआ वो तो बाद में हुआ, पर due date कब थी, वहां से first day। In the given case, the due date of tax on goods clear was 25 January under provisional assessment is, in the due date for payment of tax, अब हमारा जो ड्यू डेट होगा फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स ऑफ गुड्स क्लियर ऑन 25 जनवरी, इसका ड्यू डेट क्या होगा अंडर प्रोविजनल असेसमेंट विल बी फ्रॉम द ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स 25 क्लियर, गुड्स क्लियर ऑन 25 अंडर प्रोविजनल असेसमेंट, ड्यू डेट कब होगा 20 फरवरी। In the view of the provision of section 64, in the given case, son is liable to pay following interest, ये कैलकुलेशन कैसे है वो तो हमें पता है। In the given case, it is assumed that consequent to the final assessment order passed on 21st March become refundable, where the tax liability as per final assessment, अगर final assessment वाली liability हमारी provisional assessment के compare में कम हो जाती है, अगर हमारी final assessment की liability provisional assessment से कम हो जाती है, tax become refundable consequent to the order of final, the registered person shall be paid interest at the rate of 6% from the date immediately after the expiry of 60 days from the date of receipt of application till the date of refund. So with this we have concluded.